देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ जायज है। आज ये देश है हमारा में इस मुद्दे पर होगी सार्थक चर्चा। क्या आपको लगता है कि इतिहास की बखिया उधेड़ी गई है? 80 साल आजादी के बाद आप क्यों याद आ रहे हैं सावरकर, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, लैला मजनू, 3 पीढ़ियों से हमारे दिमाग में ऐसे भर दिया गया कि बच्चे से पूछिए तो उसे यही याद आता है। इसे कहते हैं एजेंडा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सावरकर जी ने दया की चिट्ठी नहीं लिखी? सावरकर को आप गांधी के मुंह से नहीं बोल सकते। सवाल नहीं है। राहुल गांधी जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सु वेद बतावें और ताहि अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावें। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा का स्पेशल एडिशन। आज का शो बेहद खास है और मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुद्दा हमारे सुनहरे इतिहास से जुड़ा है। आज का मुद्दा हमारे देश के उन योद्धाओं से जुड़ा है जिनके साथ घोर अन्याय हुआ। आज का मुद्दा उन लोगों से भी जुड़ा है जिन्होंने लूट के इरादे से भारत की सरजमी पर कदम रखा, लेकिन आज तक उनका महिमा मंडन किसी मसीहा की तरह इस देश में होता है। छोटे छोटे बच्चों को इतिहास की किताबों में मुगलों को हीरो की तरह पढ़ाया जाता है, जबकि हमारे अपने हीरो 1 या 2 पन्नों में सिमट जाते हैं। बॉलीवुड में भी गलत इतिहास वाली फिल्मों की भरमार है। सावरकर जैसे सच्चे देशभक्त जिनका लोहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक ने माना, उन पर देशद्रोही और कायर होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसे गहरी साजिश करार दिया। मोहन भागवत ने कहा कि यह एक सुनियोजित तरीके से भारत के इतिहास और परंपराओं को नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश है और हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है। लेकिन क्यों? सवाल यह खड़ा होता है, क्या वोट बैंक के लिए देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ जायज है? आज ये देश है हमारा में इस मुद्दे पर होगी सार्थक चर्चा। हमारे हीरो कौन हैं? देश पर हमला करने वाले बाबर, अकबर या वो जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी? आखिर क्यों हमारे बच्चों के दिमाग में अकबर की द ग्रेट वाली छवि बनाई गई? वो सम्मान महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी महाराज को क्यों नहीं दिया गया? हमारे इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, ट्विस्ट किया गया और हम बड़ी आसानी से एकदम गुड बॉय बन के क्लास में बैठे रहे और सुनते रहे कि हाँ जो बताया जा रहा है वही ठीक है। हम कभी इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया कि ये निजी फायदे के लिए हो रहा है, ये एजेंडा के तहत हो रहा है। वीर सावरकर पर राजनाथ सिंह के बयान ने यह बहस फिर से खड़ी कर दी कि क्या सियासी फायदों के लिए देशभक्तों को विलेन बना दिया गया? विक्रम, ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वीर सावरकर का लोहा मानती थी, लेकिन उस दशक के बाद हमने ऐसी स्थिति नहीं देखी। भारतीय राजनीति में वीर सावरकर को अनटचेबल कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? इंदिरा गांधी ने, जैसे आपने सही कहा, 1966 में जब इनकी मौत हुई तो उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी इनकी और इनके ऑनर में एक डाक का टिकट भी जारी किया था, उन पे एक फिल्म बनी थी, उनके स्मारक के लिए निधि दी गई थी। तो आज के कांग्रेस के नेता हमें बताएं कि क्या उनकी जो शीर्षस्थ नेता थी इंदिरा गांधी जी, वो खुद एक ब्रिटिश के पिट्ठू हों, जो कायर हों, जो गांधी हत्यारे हों, ऐसे एक आदमी की प्रशंसा में ऐसी बातें कर रही थी? और अगर कर रही थी तो क्यों कर रही थी? संघ प्रमुख मोहन भागवत का दावा है कि देश की विरासत, धर्म और परंपरा के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसे रोका ना गया तो परिणाम बुरे होंगे। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारत की है उसकी निंदा करना, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की, व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, ऐसा स्थूल और सूक्ष्म एक सांस्कृतिक आक्रमण भी लगातार चल रहा है इस भय से कि अगर ये सारी बातें भारत में ठीक हो गई तो हम नहीं चल पाएंगे। तथ्य हैं, तर्क हैं, फिर भी देश के सपूतों को लेफ्ट
और राइट वाली विचारधारा में उलझा दिया जाता है। आंखों में धूल झोंकने के आदी हैं लोग और ये समझते हैं कि इस तरह से कवर अप करेंगे, इस तरह से आदि सच और पूरा झूठ बोलेंगे तो देश एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। कितने एग्जाम्पल्स हम देंगे जिससे ये बात साबित हो जाती है ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। क्या राजनीति के लिए देश के असली इतिहास से छेड़छाड़ जायज है? फर्जी और गढ़े हुए नायकों से आखिर देश का कैसे भला होगा? ये देश है हमारा में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे सार्थक चर्चा। मुगलों का गुणगान, देशभक्तों का अपमान। और अब वक्त है इस पर चर्चा करने का। मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान हैं मैं आपको मिलवा देता हूं। मेरे साथ एक एक्सपर्ट्स का पैनल भी है। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मुखर प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं उदय माहुरकर, जाने माने लेखक, जिन्होंने हाल ही में वीर सावरकर पर एक किताब लिखी है जिसके बारे में काफी सारे सवाल खड़े करे जा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम है जो कि नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, नेता एसडीपीआई के, अपने बयानों से विवादों में भी रहते हैं, सवालों में भी रहते हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। भारत का सुनहरा इतिहास, भारत की संस्कृति न औरंगजेब से है, न अलाउद्दीन खिलजी से है, न अहमद शाह अब्दाली से है और ना ही बाबर या अकबर से है। भारत की संस्कृति दारा शिकोह से हो सकती है, प्रभुराम से हो सकती है, राणा रतन सिंह से हो सकती है, शिवाजी से हो सकती है, वीर सावरकर से हो सकती है, महाराणा प्रताप से हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों? इतिहास के पन्नों में हम जब भी जाते हैं तो अकबर दी ग्रेट लिखा जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में पन्ना सिर्फ आधे में ही सिमट जाता है। आप ये कहना चाहते हैं कि अकबर महान नहीं हो सकता है, खिलजी से इसकी पहचान नहीं हो सकती। ये कहा किसने कि भारतीय संस्कृति और भारत की पहचान अकबर से है? ये आपको बताया किसने कि भारत की पहचान खिलजी से है? ये आपको बताया किसने कि भारत की पहचान बाबर हो सकता है, भारत की पहचान औरंगजेब हो सकता है, भारत की पहचान वो कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसने भारत पर आक्रमण किया हो? भारत का जो इतिहास है वो अच्छा है या बुरा? क्योंकि इतिहास भारत का हो या यूरोप का हो, इतिहास परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इतिहास को पढ़ा जाता है, इतिहास पर पढ़ करके अध्ययन करके उसकी समीक्षा की जा सकती है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है, उससे सीख ली जा सकती है ताकि राष्ट्र के निर्माण में और महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके। मगर ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, मैं इसका एक बैकग्राउंड बता देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा शासन इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का रहा। आरोप ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने खास तौर पर लेफ्ट को इतिहास का काम सौंप दिया और इसी वजह से भारत का इतिहास जो है उसको दबाया गया। और तो और आपकी पार्टी तो सावरकर को भी वीर नहीं मानती, जो इंदिरा गांधी मानती थी, जो महात्मा गांधी मानते थे। लेकिन आज के युग के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वैसा नहीं मानते। तो सवाल खड़े होंगे, मैं इस विषय पर आऊंगा। अगर आप 30 सेकंड में जवाब देना चाहें तो दे दें। मैं देना चाहूंगा जी, क्योंकि यहाँ सुधांशु जी उपस्थित हैं। मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूं, आपका जो इशारा है, आपका जो हमला है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने आज की कांग्रेस पार्टी भारतीय इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। जब इतिहास लिखा जा रहा था उस समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, महावीर त्यागी थे, इतने मूर्धन्य नेता थे उस समय, और इवन श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या इन सबकी सहमति इसमें थी कि भारत के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाए? क्या ये हम संदेह कर सकते हैं कि सरदार पटेल जिस देश की कैबिनेट में गृह मंत्री हो, सारा इतिहास 1947 से 1955 तक लिख दिया गया था। अच्छा ठीक है, आप कहना चाहते हैं उसके बाद लिखा गया। भाई मुझे आप एक कांग्रेस का नेता बताओ जिसने ये कहा हो कि भारत की पहचान बाबर से है, भारत की पहचान औरंगजेब से है, भारत की पहचान तैमूर लंग से है। एक तो बताओ। लेकिन कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना ये मुझे लगता है अभी न्याय संगत नहीं है।
जी, लेकिन अफसोस की बात है कि चुन चुन के सड़कें भी इन्हीं के नामों पे रखी गई और आज तक भी काफी बदली नहीं है। जी जी, उदय जी, आपने एक किताब लिखी, उससे भी बड़ा बवाल खड़ा हो गया। वहां पे राजनाथ सिंह आए, मोहन भागवत आए और कई सारे सवाल खड़े हो गए। क्या भारत के सुनहरे इतिहास को दबाया गया है, छुपाया गया है? बिल्कुल। इसके दो भाग हैं। पहला भाग वो 1969 तक का है, जिसके अंदर की जो मुस्लिम आक्रमणकारों ने जो अत्याचार किए थे उसको दबाने का प्रयत्न किया गया जी। और उसके बाद के अंदर जो नूरुल हसन का युग आया 1969 के बाद में, उसके बाद तो बिल्कुल एक तरीके से वाइट वॉश करने का प्रयत्न किया गया और हमारे जो हीरो थे, ओरिजिनल हीरो थे, उनको दबाने का प्रयत्न किया गया। वो सावरकर को जो बदनाम करने का प्रयास है उसके ही भाग रूप है। तो मैं आचार्य से बिल्कुल सहमत नहीं होता हूँ। कांग्रेस को इसकी जवाबदारी लेनी पड़ेगी और वो भी दो भाग के अंदर। पहला भाग था, आप देखिए कि पहले भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आज़ाद, उनको भी इसके लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उसके बाद में भी कम से कम 3 अलग अलग एजुकेशन मिनिस्टर आए, उनके टाइम पे भी ये दौर चालू रहा, लेकिन वो जो डोज था वो कम था। उस टाइम पे मुस्लिम आक्रमणकारों का जो रोल था उस पर पर्दा डाला जाता था। पर बाद में जो नया दौर शुरू हुआ नूरुल हसन के आने के बाद में 1969 के अंदर, उसके अंदर तो ये हो गया कि हमारे जो हीरो हैं उनको ही दबाने का प्रयत्न किया गया। तो ये इनफैक्ट ये देश के सामने आना चाहिए और इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे देश के मुसलमानों की डिमांड पे पाकिस्तान दिया गया, ठीक है, उनको एक अलग देश मिल गया। क्यों नहीं गए, कैसे नहीं गए, वो एक अलग विषय है। उनके बाद में उनका ही एजेंडा यहाँ जरूर है आज़ाद भारत के अंदर, ये कहाँ तक जायज़ है और यहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन इसको क्वेश्चन क्यों ना करे? पॉइंट है आपकी बात के अंदर। तस्लीम रहमानी, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि इतिहास की बखिया उधेड़ी गई है? मैं बहुत सरल शब्दों में बोल रहा हूं, इतिहास की बखिया उधेड़ी गई है, जिसमें महाराणा प्रताप का जिक्र तो कम है, वीर सावरकर के ऊपर आप भी सवाल खड़ा कर देते हैं मेरी डिबेट्स के अंदर, और सुधांशु त्रिवेदी हो या बाकी लोगों, उनको डिफेंड करना पड़ता है वीर सावरकर के अंदर। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि वीर सावरकर को आजादी के इतने साल बाद भी डिफेंड करना पड़ रहा है, जो व्यक्ति काला पानी की सजा काट रहा था। ऐसे अंग्रेजों ने उसको काला पानी भेज दिया था। देखिए, भारत की पहचान भारत के कल्चर से है, भारत के लोगों से है, हिंदुओं मुसलमानों से, औरंगजेब से या राणा प्रताप से अकेले नहीं है। पूरा एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर से भारत की पहचान सारी दुनिया में आज भी है। आप चाहे जितना इसे नामों से पुकारे, नामों से नहीं है, लोगों से है, तहजीब से है, सकाफत से है भारत की जो पहचान बनी है। जहाँ तक सावरकर जी का ताल्लुक कर रहे, यही RSS, यही हिंदू महासभा कभी बंद तो नहीं हुए इस देश में, ये हमेशा से मौजूद है और आज भी मौजूद है। 70 साल 80 साल आज़ादी के बाद आखिर क्यों याद आ रहे हैं सावरकर? जब देश एक दौराहे पे खड़ा है, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम देश के साथ में है, जब कल्चरल प्रॉब्लम, जब टेंशन हैं, जब किसान सड़कों पे बैठे हैं, जब बेरोजगारी बढ़ रही है, जब महंगाई आसमान पे चढ़ी, तब हम सावरकर पर डिबेट कर रहे हैं। इस देश में क्या जरूरत पड़ी आखिर देश को अपने मुद्दे? आज हम 2021 सावरकर अपने नहीं है, चाहते, सावरकर अपने नहीं है, क्यों जीना नहीं चाहते? हम क्यों सन 47 और हिस्ट्री 2 मरतबा लिखी गई है। हमारे बहुत ही सम्मानित हिस्टोरियन है आप, एक आज़ादी के बाद की आपने कोट की, चाहे वो अबुल कलाम आज़ाद साहब को भी आप कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, नूरुल हसन साहब को भी कर दीजिए, मुझे इशू नहीं है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इन हजरात से। लेकिन आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने भी एक तारीख लिखी है, वो तारीख भी गजट्स में मौजूद है, आपने भी वो पढ़ी होगी। उसमें भी सावरकर का जो रोल है या सावरकर वादियों का सारा, आज अभिनव भारत सावरकर का बनाया हुआ अभिनव भारत है, कैसे महिमा मंडित कर सकते हैं हम उस ऑर्गेनाइजेशन को जो बॉम्ब ब्लास्ट में आज इन्वॉल्व है, जिसमें आर्मी का एक आदमी इन्वॉल्व हुआ है, आर्मी से RDX चुरा के बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। उसी अभिनव भारत का जो सावरकर ने बनाई थी, क्यों आखिर सावरकर ने, अगर मैं ये मान लूं थोड़ी देर के लिए, आपके लिए औरंगजेब महान है, सावरकर पर सवाल है। मैंने किसी की महानता की बात नहीं की, औरंगजेब को महान बताया गया है, आदमी की बात कर रहा हूं, बाबर को महान बताया गया। जिस आदमी ने 9 मरतबा दया याचिका की, 9 मरतबा दया याचिका की, मैं रीजन पूछना चाहता हूँ, 60 रुपए महीना की तनख्वाह अंग्रेजों से लेने का कारण क्या था, ये बताया जाए। अलाउंस था, मेंटेनेंस अलाउंस था, तनख्वाह नहीं थी। मैं मान लेता हूं, अलाउंस को लिया, अपना घर का मेंटेनेंस करना पड़ता था, जो अंग्रेज दे रहे थे, उनका रेंट, घर का रेंट, खाना पीना सब उसमें आता था, भारतवासियों को फांसियां दे रहे थे, सभी को मिलता था। अंग्रेज भारतवासियों को फांसियां दे रहे थे वो और उनको अलाउंस दे रहे थे। जी, मैं आपको मौका दूंगा आगे भी। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, वैसे तो मैं एक दो तथ्य रखना चाहता हूं। जैसे तस्लीम रहमानी साहब ने कहा अंग्रेज किसको क्या दे रहे थे, हमने बचपन में पढ़ा
कि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े वकील थे और उस जमाने में शायद उनकी आमदनी 4,000 रुपए पर डे से ज़्यादा थी, जो आज भी बहुत बड़ी चीज़ है। और मोतीलाल नेहरू उससे भी बड़े वकील थे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये उस जमाने में हजारों रुपए पर डे की आमदनी के लिए पेमेंट कौन करता था? किसी हिंदुस्तानी का मुकदमा लड़ रहे थे क्या? भारत तो बहुत गरीब था, हम तो अकाल और भुखमरी से झेल रहे थे। पेमेंट कौन कर रहा था? अंग्रेजों के मुकदमे लड़ रहे थे ना, इसीलिए तो। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, काकोरी कांड, जो लखनऊ के पास ब्रिटिश सरकार का खजाना क्रांतिकारियों ने लूट लिया था, ब्रिटिश सरकार का वकील कौन था? JN मुल्ला, जगत नारायण मुल्ला, कांग्रेस के नेता खड़े थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि इनको फीस कौन दे रहा था? उनको सरकारी वकील थे ना, तो सरकार से ही तो फीस ले रहे होंगे। अब मैं एक दो फैक्चुअल बात कहता हूं, वो तो विषय अभी सावरकर जी का माहुरकर जी बताएंगे। मैं एक बात कोट करता हूं, बहुत बड़े एक साहित्यकार हुए VS नायपॉल, जिनको 2003 में नोबेल पुरस्कार मिला है अपनी किताब एमंग द बिलीवर्स के लिए। उन्होंने बहुत पहले एक किताब लिखी, इंडिया द वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा भारत दुनिया का एक विचित्र देश है, एकमात्र देश है जहां राष्ट्रवाद को बढ़ाने वाला नहीं, राष्ट्रवाद को कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। नंबर 2, उन्होंने कहा ये एकमात्र देश है जो अपने लिखे इतिहास को ऑथेंटिक नहीं मानता, दूसरों के लिखे इतिहास को ऑथेंटिक मानता। उन्होंने कहा ब्रिटेन में जाइए, कोई ब्रिटिश, फ्रेंच या जर्मन के लिखे इतिहास को नहीं मानता, कोई जर्मन, इटालियन या स्पेनिश के लिखे इतिहास को नहीं मानता। कहा उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि ये विदेशियों के लिखे इतिहास को ही प्रामाणिक नहीं मानता है, जिन्होंने इस पे हुकूमत की, जो इसके दुश्मन थे, उन दुश्मनों के लिखे हुए इतिहास को प्रामाणिक मानता है। कहता है इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश का नहीं हो सकता। अब मैं बताता हूं उसमें हुआ क्या, एक और उदाहरण बता रहा हूं। सारे दर्शकों से एक सवाल ये है, क्या सिलेक्टिवली हाँ, मैं सिलेक्टिवली बता रहा हूं, हीरो को दबाया गया? हाँ, मैं उसके 2 उदाहरण फैक्ट बता रहा हूं। मैं दर्शकों से कह रहा हूं, जाइए चेक करिए। एक KGB के जासूस था जिसका नाम था यूरी बेजनेव, जो भारत में पत्रकार बनकर 70 के दशक में रहता था। उसके संस्मरण पढ़िए। उसने लिखा, हमें एजेंडा दिया गया था कि भारत की संस्कृति को कैसे तबाह करना है और उसके लिए हम क्या क्या कर रहे थे। जो बात इन्होंने कहा कि नूरुल हसन साहब बने तो उसके बाद क्या हुआ, वो छोड़िए। अब मैं एक उदाहरण बताता हूं। महमूद गजनी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पेज नंबर 235 पे यह लिखा कि वो तो एक योद्धा था, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, उसने जो लूटपाट की है वो अपने किंगडम को इनरिच करने के लिए की है। जबकि हकीकत यह है कि खुद महमूद गजनवी के साथ आए हुए उसके राइटर उतबी उसने अपनी किताब तारिकुल यामनी में लिखा है कि जब उसने मंदिर पे कब्जा कर लिया और उसके पास राजा और पुजारी पहुंचे कि ये शिवलिंग मत तोड़िए, इसके लिए हम 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हैं, और उसके सलाहकार गए तो जानते क्या जवाब दिया महमूद गजनी ने, कि मैं तोड़ूंगा जरूर इसलिए कि कयामत के दिन मैं बुत फरोश के रूप में जाना जाऊं, बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, बुत फरोश के रूप में। ये बात कहीं नहीं पढ़ाई जाती। यानी ट्रेवल, यानी मैं एक बुत फरोश का मतलब हुआ कि जो मूर्तियों के साथ बिजनेस कर रहा हो, उसके लिए नहीं, मूर्ति को तोड़ने। फिल्में हम लोग देखते हैं, युवा पीढ़ी को प्यार मोहब्बत की बातों में बड़ा आनंद आता है। एक लाइन और कह दूं तो प्यार मोहब्बत की बात हो तो क्या नाम याद आते हैं? शाहजहां, नूरजहां, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शीरी फरहाद, लैला मजनू, यही पढ़ाया गया ना। जबकि एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी 1 दर्जन से कम ऑफिशियल बीवियां रही हूं, और एक भी बादशाह बताइए इसके 250 कैसा प्यार था तो 10-10 के साथ हो जाता था। एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम का प्रतीक 3 पीढ़ियों से हमारे दिमाग में ऐसे भर दिया गया कि बच्चे से पूछिए तो उसे यही याद आता है। इसे कहते हैं एजेंडा, और एजेंडा सिर्फ एक तरफ नहीं था। इंडिया गेट के सर्किल पे घूम जाइए, बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर, वो सब तो अलग है, आपको मानसिंह रोड भी मिल जाएगी, मगर राणा प्रताप रोड नहीं मिलेगी। जब RSS कहती है कि भारत से जुड़ी चीजों की निंदा की जाती है, विजयदशमी की स्पीच में दोबारा मोहन भागवत ने इस बात को बोला, और तो और भारत के हीरो से प्यार नहीं किया जाता। आपके सामने हम अपने हीरो को किस तरह आंकते हैं? देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात तो यह है कि मोहन जी भागवत ने जो कहा है वो मुझे लगता है कि इस सरकार के क्रियाकलापों से खिन्न है, क्योंकि मोहन जी भागवत को तो ये मालूम है कि सरकार किसकी चल रही है, वो किसे कहना चाहते हैं। अगर देश के अंदर ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है कि जो हिंदू संस्कृति से खिलवाड़ हो रहा है, तो अब तो कांग्रेस की हुकूमत है नहीं। सुधांशु जी को जवाब देना चाहिए कि मोहन जी भागवत ने क्यों कहा। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि एक विदेशी लेखक ने ये लिखा कि साहब भारत में ऐसे लोग हैं जो अपने इतिहास को दूसरों के लिखे हुए इतिहास से मानते हैं।
तो भाई ये तो आप ही कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप खुद विदेशी का एक बयान कोट कर रहे हैं कि उसने कहा, हम क्यों माने उसका। तीसरा सवाल, आप ये कहना चाहते हैं, मैं वीर सावरकर, देखिए भारत की आज़ादी में जिसने एक भी डंडा खाया, एक दिन जेल गया, मैं उसको भी नमन करता हूं। दूसरी बात, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, फलाना, लेफ्ट, राइट, ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन भारत की आज़ादी में अगर किसी को जेल भेजा गया और उस पर यातनाएं दी गई उसको, तो मैं उसको प्रणाम करता हूं, उसके बलिदान को नमन करता हूं। मैं सावरकर के ऊपर जो यातनाएं हुई, वीर सावरकर को जो जेल भेजा गया, मैं वीर सावरकर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानता हूं, मैं उनके योगदान को प्रणाम करता हूं। लेट मी फिनिश। आपके पूर्व अध्यक्ष अमीश देवगन, लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि हमारा जो जनमानस है वो क्रांतिकारियों से ये उम्मीद करता है या अपेक्षा करता है कि वो दया की भीख नहीं मांगेंगे, वो माफी नहीं मांगेंगे। क्रांतिकारी वो होता है कि जो अपनी शहादत पेश करता है। एक सेकंड पूरा करने दीजिएगा। तो मैं पूरा अभी उदय जी पूरा करने दीजिएगा, मैंने किसी के बीच में मैंने नहीं बोला। अब मुझे देखिए, इतिहास को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूं कि वीर सावरकर जी एक क्रांतिकारी थे, लेकिन जब ये सच है तो ये भी सच है कि उन्होंने अपनी दया याचिका दाखिल की थी। तो हम एक सच को तो स्वीकार कर रहे हैं और एक सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये हमारी संकीर्णता है। हमें विराट होना चाहिए, हमें विराट होना चाहिए। विराटता का रूप क्या है? सावरकर जी की याचिकाओं का जो पूरा जो एक उस पर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। सावरकर जी शिवाजी नीति के फॉलोवर थे, सावरकर जी चाणक्य नीति के फॉलोवर थे, सावरकर जी कृष्णा नीति के फॉलोवर थे, और उनको गांधी के मूल्यों से तोलना उनके साथ सरासर उनके साथ एक अन्याय है। सावरकर जी ने अपने खुद की किताबों में इसका उल्लेख किया है, माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, अंधकार, अंडमान के अंधेरे से, ये दो सी किताब उनकी हैं, और दोनों किताबों में उन्होंने अपनी याचिकाओं का उल्लेख किया और उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ पे कैदियों को समझाता था कि यहाँ सड़कें क्या करोगे, हमें बाहर निकल के, कोई भी युक्ति से बाहर निकल के हमें हमारी जो स्ट्रगल है उसको फिर से स्टार्ट करना है। हमारा उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंक देना। और दूसरे उसके साथ कॉर्पोरेटिव एविडेंस भी बहुत है। रेजिनल्ड क्रेडॉक नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनका लेटर है, उसमें कहते हैं वो कि 1914 का लेटर है कि भाई सरकार सोच रही है कि यहाँ के जो कैदी हैं उनको बाहर समुद्र किनारे टहलने की उनको अनुमति दी जाए, लेकिन साथ में कैविएट डालते हैं कि सावरकर को अनुमति मत देना। सावरकर के क्रांतिकारी दोस्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पूरे यूरोप में हैं, वो जहाज लेके आएंगे और उसको उठा के ले जाएंगे। आप समझे? तो ऐसे कई प्रमाण है उसके अंदर कि सावरकर की याचिकाएं, उनको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा हमें। एक देखिए, शिवाजी ने अपने जीवन काल के अंदर औरंगजेब को, जिसको शिवाजी का जब देहांत हुआ उस टाइम पे उनकी राज्य की लंबाई कितनी थी मालूम है आपको? उनकी राज्य की लंबाई थी 1600 किलोमीटर। घूर, जहां से मोहम्मद गोरी आया था, उसका और दिल्ली का जो अंतर है, घूर का और दिल्ली का, उससे ज्यादा। काबुल का और दिल्ली का अंतर है, उससे ज्यादा। गजनी और दिल्ली का अंतर है, उससे ज्यादा। तो ऐसे शिवाजी ने कम से कम 5 एपोलॉजी लेटर औरंगजेब को लिखे थे। हर एक के पीछे एक युक्ति थी, एक स्ट्रेटेजी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप बता रहे हैं। उनका जो उद्देश्य था वो था हिंदवी स्वराज्य। अमीश जी, इसका मतलब ये पूरा जो है, जी, पूरा षड्यंत्र। मैं मानता हूं कि सावरकर को बदनाम करने का प्रयास ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी अभी तक की। अमीश देवगन, अच्छा आचार्य जी, सावरकर को इसलिए बदनाम किया गया खासतौर पर 2000 के बाद क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों की भूख बड़ी कांग्रेस पार्टी नहीं, गलत, बिल्कुल यही कारण लगता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो कांग्रेस गांधी की क़यादत में आगे बढ़ी, जो कांग्रेस भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और तमा पंडित नेहरू, इन सब ने अपने बलिदान, अब कुर्बानियां दी। अशफाकुल्लाह खां, अभी सुधांशु जी कह रहे थे, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप जब सावरकर जी को, मैं कह रहा हूं ना कि सावरकर जी का जो योगदान था देश की आज़ादी में, उसे हम स्वीकार करते हैं। वो क्रांतिकारी थे। अगर कोई सावरकर को कायर कहता, बुजदिल कहता, भगोड़ा कहता, गद्दार कहता, मैं उसके खिलाफ हूं। राहुल जी कहते हैं, मैं सहमत नहीं हूं। राहुल जी कहते हैं, लेकिन अगर सावरकर जी ने जो माफी मांगी है, हमारा जो देश का जनमानस है, भारत का नहीं पूरे विश्व का, वो क्रांतिकारियों से ये उम्मीद नहीं करता। नंबर 1। नंबर 2, आप जब कहते हैं कि जब गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, तो आप जब सावरकर जी की बात करते हैं तो आप कहते हैं साहब दया याचिका उन्होंने इसलिए दाखिल की ताकि गांधी जी ने कहा था, और एक तरफ आप गांधी की आइडियोलॉजी को कंडेम कर रहे हैं। आप गांधी को नहीं मानते, आप गांधी के खिलाफ हैं, तो आप साफ कहिएगा, तो नरेंद्र मोदी जी से कहिएगा। नहीं, एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी से कहिएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने, सुधांशु जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, मुगलों से और तमाम चीजों से कांग्रेस को जोड़ रहे हो। अरे महमूद गजनवी से कांग्रेस का क्या मतलब? मेरा प्रश्न है, औरंगजेब से कांग्रेस का क्या मतलब? औरंगजेब से कांग्रेस का क्या मतलब? आपने कहा, अगर आचार्य जी मानते हैं कि महान क्रांतिकारी थे
सावरकर तो राहुल गांधी जवाब क्यों उनको बदनाम कर रहे हैं? ठीक है, आपने सवाल किया, मेरा मुझे पूरा करने दीजिएगा। पर मेरा जवाब दें आप। बहुत इंपॉर्टेंट 20 सेकंड में अब जवाब, फिर सुधांशु जी का मैं सुधांशु जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने जी। कहा इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। अरे भाई, अगर देश की आजादी के बाद इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता तो हल्दी रंग किया मुगलों को, कहती हल्दी घाटी है, अपने प्रण को पूरा करना वीरों की परिपाटी है, ये कविताएं कैसे रची जाती? यहां तक प्रेम प्रसंग की बात करी, लैला मजनू, सीरी फराद, हीर रांझा। अरे भाई, आप ये भी तो देखिएगा, मीरा के इतिहास को किसने बदला? प्रेम प्रसंग उनका भी है। यहां तक कि रसखान ने कृष्ण के प्रेम में पागल होकर के तमाम कविताएं लिखी। यहां तक कि राधा कृष्ण का कोई इतिहास बदलने का प्रयास, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं सुधांशु जी? पॉइंट तो वही है कि रसखान का नाम ही नहीं है। पॉइंट तो वही है कि भगवान कृष्ण के बारे में या फिर राधा के बारे में कोई नहीं बताता। किताबों में क्यों नहीं बताता? ये किस किताब में, इतिहास की किताब में, किस इतिहास की किताब में है वहां पर लिखा हुआ? कौन जानता है? एनसीईआरटी की बुक्स में 1998 से पहले जाके चेक कर सकते हैं, आज भी उसके फैक्ट अवेलेबल है। महाराणा प्रताप वॉज ए फेनेटिक पैट्रियट, सन की देशभक्त थे। शिवाजी लूटेड सूरत। गुरु तेग बहादुर क्रिएटेड प्लंडरिंग ऑफ वेल्थ। राजा सूरजमल जाट ने, कहा जाता है, दिल्ली आगरा हाईवे को इतना असुरक्षित कर दिया था कि मजबूरी में उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी। चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, भगत सिंह व रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट, ये सब शब्दों का प्रयोग किया हुआ है टेररिस्ट किताबों में। और जब उनके भगत सिंह के भाई के पोते यदुवेंद्र सिंह संधू ने हमारी सरकार आने के बाद इस विषय को उठाया, संसद में उठाया गया, प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस में 2016 में है, तो जानते क्या जवाब दिया गया? अगले संस्करण में हटा देंगे टेररिस्ट वर्ड। रसखान बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे, सैयद इब्राहिम रसखान। उन्होंने लिखा, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, और पाहन हो तो वही गिरकियो जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंद कूल कदम्ब की डारन। मतलब मुस्लिम हो के पहले तो ये कहा कि मेरा अगला जन्म हो मनुष्य के रूप में हो तो ग्वाल बालों के रूप में, पशु के रूप में हो तो नंद बाबा की गायों के रूप में, पत्थर के रूप में हो तो उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर जिसे भगवान कृष्ण ने उठाया, और पक्षी के रूप में हो तो जमुना नदी के तट पर कदम के उस वृक्ष पर जिसके नीचे वो मुरली बजाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर कोई मुसलमान बोल दे, एक मिनट, आज कोई मुसलमान बोल दे कि अगला जन्म, एक मिनट पूरा बात पूरी बात कर ले। आज अगर कोई मुसलमान ये बोल दे कि अगला जन्म होना चाहिए तो फतवा जारी होगा कि नहीं? नहीं होगा। दूसरा ये बताइए, किसने ये सीबीएसई किताब में कहीं लिखा हो ये रसखान का? तो बताइए। और कहीं नहीं इसको ये रसखान नहीं है, बताता रहा हूं, रसखान का कोई उल्लेख नहीं, और कोई सेकुलरिज्म का सूरमा सैयद इब्राहिम रसखान के घर पे उनके जन्म स्थल या मृत्यु स्थल में गया। क्या आपको पता है कि रसखान साहब का जन्म कहां हुआ था? 15-20 सेकंड। आचार्य जी, क्या आपको पता है? आपको पता है? बताइए रसखान साहब का जन्म कहां हुआ था? रहमानी साहब आप इसी बता दीजिए। में उसमें टाइम वेस्ट होगा जरा, इसलिए मैं ही बता देता हूं, छोड़िए। पता है वो रसखान के बारे में पढ़ के आए हैं। रसखान ने जो तहजीब को प्रमोट किया, रसखान का जन्म कहां हुआ? अरे मैंने बताया, आपने रसखान के बारे में पढ़ा है? कहा अवध में हुआ। अवध में? जी, मैं बता रहा हूं ना, उस तहजीब का खात्मा इनकी पार्टी और हिंदुत्व की किस तहजीब की बात कर रहे हैं? रसखान ने पैदा की। रसखान ने और जो औरंगजेब ने तहजीब पैदा करी। आप पहले रसखान की बात कर लीजिए ना। औरंगजेब ने तहजीब रसखान की बात कर रहा हूं, मैं रसखान की बात कर रहा हूं। ठीक है, यही साजिश का पहलू है कि जब हम रसखान चेक करिएगा, रसखान का जन्म काबुल में हुआ था, जहां आज वो नजारा दिखाई पड़ा कि लटक के लोग जा रहे थे। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, ये तो अवध में बता रहे थे। सुनिए, अरे काबुल का अवध में था। सुनिए, दूसरी बात सुनिए, रसखान की एक मिनट, रसखान की गहरी दृष्टि, एक मिनट, रसखान की दृष्टि कहां तक थी? देखिए, दुनिया में जितने भी मजहब हैं वहां भगवान की खोज या तो किसी इमारत यानी धर्मस्थल पे रुक गई, या किसी किताब पे रुक गई, या किसी मैसेंजर पे रुक गई। पर हमारे यहां तो साक्षात ब्रह्म है, और वो हमारे अंदर। जानते हैं रसखान ने क्या लिखा है कृष्ण भगवान के लिए, बाल कृष्ण के लिए? जा ही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, और ताही अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच न जावें। ये लिखने वाला रसखान। मगर रसखान के घर पर छोड़िए, अब्दुल रहीम खान खाना, आलम शेख कृष्ण भक्त कवि, क्या क्या उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना ने संस्कृत में लिखा। अकबर के मगर सुनिए, अरे सुनिए, दारा शिको, सुनिए, दारा शिको जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, जिसने किताब लिखी मंजूमन बहरीन, यानी दो समुद्रों का मिलन। मगर दारा शिको की जयंती मनाते मैंने किसी सेकुलरिज्म के सूरमा को नहीं देखा। औरंगजेब, इन्होंने कहा कांग्रेस से क्या मतलब? जब हमने औरंगजेब की रोड का नाम बदल के अबुल कलाम पे रखा तो वहां छाती पीटने कांग्रेस का विधायक गया था। यह औरंगजेब का कांग्रेस से कनेक्शन है। एक अंतराल के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए, ये देश है हमारा।
क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सावरकर जी ने दया की चिट्ठी नहीं लिखी? मेरी बात नहीं, सावरकर लिखी या नहीं को- लिखी? मेरा मुद्दा वो नहीं, है नहीं, उदय जी बताइए, लिखी या नहीं लिखी? सावरकर को आप गांधी के ना, बोलने ना, से ना, नहीं ना, तोड़ ना, सकते। सवाल नहीं है। मैं सावरकर के योगदान को स्वीकार कर रहा वाली बात। हूं। आप उस इतिहास को स्वीकार करना क्यों नहीं आप चाहते? सावरकर की योगदान इसलिए नहीं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। सावरकर की डिमांड बढ़ गई है। नहीं, 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 ये सब वाहियात वाहियात बात आपके नेता है। का No, 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 नहीं ये वाहियात आपके बात है। नेता और वाहियात बात है। आपके ये नेता- वाहियात बात आपके है। नेता- I do not agree with you. I do not agree with you.